तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक नए एम्पायर की, जो है विजयनगर एम्पायर। बहुत ही मेजर एम्पायर है और हमारे वनडे एग्जाम्स में इस एम्पायर से मेनली जो क्वेश्चन आएगा, इसके आर्ट एंड आर्किटेक्चर से आएगा। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे रूलर्स आएंगे। तो पहला रूलर, सबसे महान रूलर, वो सब तो याद रखना रहता है, लेकिन किसने क्या बनवाया, किसके समय कौन सा ट्रैवलर आया, इस टाइप का क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम्स में हमसे पूछता है। तो सारे फैक्ट्स फिर से मैं बताते चलता हूं। तो विजयनगर एम्पायर, साल याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन 1336 के वक्त ये फॉर्मेशन होता है। और दोस्तों, दो भाई हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई इसका फाउंडिंग करते हैं। अब यहां पे समझिए, 1336 के वक्त कौन सा रूलर होगा। हमारे यहां दिल्ली सल्तनत चल रही है, यहां तक सही है। तुगलक चल रहा है, ये भी ठीक है। अब तुगलक के अंदर कौन सा रूलर था, ये आपको याद रखना जरूरी है। तो यहां मैं बता दे रहा हूं, रूलर है मोहम्मद बिन तुगलक। इसको याद रखिए। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों भाई उस वक्त के होयसला किंग, जो राजा था वीरभल्ला थ्री, इसके कैद में थे, कस्टडी में थे। और इस वक्त इन्हें छुड़ाया गया। और जब ये दोनों छुड़ाए गए, किसके द्वारा, जो रूलर था उस वक्त दिल्ली सल्तनत का मोहम्मद बिन तुगलक, उसने इनको छुड़वा दिया और इन्हें साउथ भेज दिया। और यहाँ पे एक ऋषि जिनका नाम विद्यारण्य है, जो कि श्रृंगेरी के थे, उनकी मदद से इन दोनों भाइयों ने एक नया किंगडम की स्थापना की, जो किंगडम था विजयनगर का। और ये किस नदी के तट पर है, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तुंगभद्रा। ये रिवर रिवर काट दो, किंगडम स्टैब्लिश होता है। यहां पे याद रखिए, इस किंगडम का नाम संगम डायनेस्टी भी है, क्योंकि इन दोनों भाइयों के पिता का नाम संगम था। और पिता के नाम के ऊपर इन्होंने अपने डायनेस्टी का नाम भी रखा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, हम्पी है कैपिटल इस जगह की। आज दौर में भी दोस्तों आपने देखा होगा, हम्पी कर्नाटका में है और यूनेस्को का विश्व धरोहर है, हेरिटेज है वो हमारे यहाँ का, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। हम्पी ही इनका कैपिटल है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ये जो विजयनगर है एम्पायर, इसमें 4 डायनेस्टी अलग अलग समय आती हैं। आपको साल याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन चारों डायनेस्टी का ऑर्डर याद रखिए। अगर कभी एग्जाम में पूछ दे कि किस ऑर्डर में संगम, फिर सलुवा, फिर तुलुवा और फिर अराविडू, तो ये SST ए करके आप याद रखिए। किसी भी तरीके, सोशल स्टडीज ए ग्रेड, इस तरीके से आप एक नोमेनक्लेचर अपने दिमाग में बना लीजिए कि सोशल स्टडीज में ए ग्रेड आया। यह है विजयनगर का एम्पायर 4। तो इसको आपको याद रखना होगा कि ये ऑर्डर था। और बड़ा आराम से याद रखिए, संगम तो हमेशा पहला होना ही है, सबसे बड़ा वाला डायनेस्टी जो शुरुआत इन्होंने की है। अब देखिए, इसमें संगम से शुरू करते हैं। 36 से 86 1400, मतलब 150 साल की बात कर रहे हैं अब हम लोग। यहां पर अभी हमने देखा, पहले किंग का नाम हरिहर और बुक्का, दो भाई हैं। तो बड़ा भाई जो हरिहर है, वो नया और पहला किंग बनता है, पहला रूलर है विजयनगर एम्पायर का। और संगम डायनेस्टी, दोनों ही जगह का ये रूलर बनता है। अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, इस पे हम लोग नहीं ज्यादा चर्चा करने वाले यहां। और इनका भाई बुक्का इनको सक्सीड करेगा इनकी मृत्यु के बाद अगले 26 सालों के लिए। और ये उस वक्त का जो आर्कट आर्कट उस जमाने के कर्नाटक का कैपिटल हुआ करता था, उसको हराता है। मदुरई के सुल्तान को भी हराता है, और वेस्ट में इसने गोवा पे भी कैप्चर किया था। इसके समय से ही विजयनगर और बहमनी के बीच में जो राइवलरी थी वो चालू हो जाती है। इस राइवलरी को आप बहुत बार देखेंगे, बहमनी को हमने अलग से भी देख रखा है, और विजयनगर को भी हम लोग देख रहे हैं। देखिए, इनका रूल जो है वो रामेश्वरम तक है, और इन्होंने अपने एम्बेसडर्स को चाइना तक भेज रखा है। तो ये दोनों अच्छे रूलर्स में जाने जाते हैं। हरिहर और बुक्का दोनों भाई हैं। और बुक्का के बाद जो नेक्स्ट रूलर है वो है हरिहर 2, 79 से 1404, मतलब अगला 25 साल ये व्यक्ति रूल कर रहा है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, पहले तीनों रूलर सब्सटैंशियल रूल कर रहे हैं। जब सब्सटैंशियल रूल होगा, अच्छा किंगडम चलेगा, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड होगा, तो जो डायनेस्टी है या जो इंपायर है वो भी फलेगी फूलेगी। यहां पर ये नया किंग है, पहला राजा जो अपने आप को महाराजा धीराज का टाइटल देता है, महाराजा धीराज। देखिए दोस्तों, ये प्रोटोकॉल होता है। जैसे कोई हुआ राजा, राजा के ऊपर क्या है, महाराजा।
मतलब राजाओं में जो महान है, और महाराजाओं का भी महाराजा कौन होगा? महाराजा धीराज, मतलब राजाओं का महाराजा। तो इस तरीके से राजा के नीचे प्रिंस हो सकता है, युवराज हो सकता है, इस तरीके से आपका होता है प्रोटोकॉल, बढ़ते जाता है। तो इसने अपने आप को महाराजा धीराज घोषित करके क्या कहा कि भाई बाकी राजाओं से मैं बड़ा हूं, मैं बहुत सुप्रीम हूं। पोजीशंस को और मजबूत कर रहा है, और कनारा, मैसूर, त्रिचुरपल्ली, कांची, इन सब जगहों को भी इसने कैप्चर कर लिया है। इसके अलावा ये बहमनी किंगडम्स का जो हमने पिछले ही स्लाइड में देखा कि उनसे तकरार शुरू हो गई है, उस तकरार को ये कंटिन्यू रखता है। रायचूर दोआब को कंट्रोल करता है, जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का एरिया था। इसके अलावा इसने उस जमाने में सेलन, जो आज का श्रीलंका है दोस्तों, उस पे भी अटैक किया और वहां के रूलर से ट्रिब्यूट लेना शुरू कर दिया। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो जाएगा हमारे एग्जाम में? सवाल कैसे आएगा कि संगम डायनेस्टी में कौन से राजा ने सबसे पहले अपने आप को महाराजा धीराज की उपाधि दी या टाइटल दिया? और आपसे ऑप्शन में आपको आंसर देना होगा हरिहर 2, या संगम डायनेस्टी के किस राजा ने सेलन मतलब श्रीलंका पे अटैक किया? तो आपको आंसर देना होगा हरिहर 2। देखिए दोस्तों, इनको सक्सीड करते हैं देवराय 1, लेकिन उनके बारे में हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो हम लोग डायरेक्टली आ रहे हैं देवराय 2 पे, जो कि 1422 से 1449 ईस्वी तक रूल करेंगे। अब ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोनार्क्स हैं, सबसे महानतम राजाओं में से हैं इस संगम डायनेस्टी के। बहमनीज के खिलाफ ये भी लड़ रहे हैं, और ये सक्सेसफुली भी लड़ रहे हैं, लेकिन उनको एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं, पूरी तरीके से उनको खत्म नहीं कर पाते हैं। बहुत महान स्कॉलर हैं, और यहां पर अपने एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, इन्होंने लिखा महानाटक सुधा निधि। तो हमको याद रखना, महान नाटक सुधा निधि किसने लिखा? देवराय 2 ने लिखा। और इन्होंने कमेंट्री भी लिखी, द ब्रह्म सूत्रास ऑफ बद्रायन। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है, किसने लिखा है? देवराय 2 ने लिखा है। तो इन दोनों को आपको याद रखना है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, पहली बार निकोल कॉन्टी नाम का इटालियन ट्रैवलर इस वक्त आया, और अब्दुल रजाक नाम का जिसने एडवेंचरर्स ऑफ समरकंद लिखा था, ये दोनों ही इनके ही कोर्ट को विजिट करता है। दोस्तों, ये दोनों ही फैक्ट आपको रट लेना है, एकदम रट जाइए, याद कर जाइए कि ये दोनों इस वक्त हुआ है। इसके अलावा याद रखें, तो लास्ट रूलर जो संगम डायनेस्टी का है वो विरूपाक्ष 2, उसको मार दिया जाता है, असैसिनेट कर दिया जाता है उसके ही कमांडर इन चीफ सलुवा नरसिम्हा के द्वारा 1485। तो देखिए दोस्तों, देवराय 2 के बारे में हमने पढ़ा 49 तक। उसके बाद के राजाओं के बारे में हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। लास्ट रूलर का नाम हमने दे दिया विरूपाक्ष 2, और अब हम डायरेक्टली आ रहे हैं सलुवा नरसिम्हा। तो पहले स्लाइड को याद कीजिए, हमने बोला 4 मेजर डायनेस्टी, तो संगम खत्म हुआ, अब हम आ रहे हैं सलुवा डायनेस्टी पे। तो दोस्तों, यहां पे ध्यान रखने वाली बात 2 चीज है। एक श्रीनाथ नाम के जो तेलुगु कवि थे, ये भी इनके कोर्ट में रहा करते थे, और निकोल कॉन्टी जो थे ये इनके कोर्ट में तो आए थे, लेकिन पहले देवराय के कोर्ट में आए थे। चलिए अब दूसरी डायनेस्टी की ओर बढ़ते हैं, जो कि है सलुवा डायनेस्टी। जिस व्यक्ति ने पिछले राजा को हटाया है वही इसका फाउंडेशन करेगा। तो रूलर कौन था? नरसिम्हा, सलुवा नरसिम्हा। तो इसलिए इन्हीं के नाम पर इस डायनेस्टी का नाम सलुवा डायनेस्टी हुआ। अब देखिए दोस्तों, ये सिर्फ 2 डिकेड मतलब 1485 में शुरू होके 1505 तक में ये खत्म भी हो जाएगा। 1505 में जो रूलर है वीर नरसिम्हा, जो कमांडर इन चीफ है, इनके लास्ट सलुवा रूलर जिनका नाम है इमादी नरसिम्हा, उनको हटाकर ये नया डायनेस्टी शुरू करेंगे, जो कि होगा तुलुवा डायनेस्टी। तो देखिए, सलुवा डायनेस्टी से रिलेटेड हमको सिर्फ 2 फैक्ट याद रखना है। ये पहला कि ये संगम के बाद आया, दूसरा इसके फाउंडर कौन थे। इसके अलावा इस डायनेस्टी से कोई सवाल नहीं पूछेगा हमारे एग्जाम में। इस डायनेस्टी के बाद कौन सा डायनेस्टी आएगा? अब आते हैं तुलुवा डायनेस्टी। तो दोस्तों, तुलुवा डायनेस्टी को किसने शुरुआत की? वीर नरसिम्हा, अभी जस्ट इनका नाम देखा, फाउंडर है इस डायनेस्टी के। और इनको सक्सीड किया इनके हाफ ब्रदर मतलब इनके सौतेले भाई कृष्णदेव राय। और दोस्तों, ये अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कृष्णदेव राय पे बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं हमारे एग्जाम से। तो चलिए देखते हैं कृष्णदेव राय के बारे में। ग्रेटेस्ट मोनार्क, विजयनगर एम्पायर को शुरुआत किया हरिहर बुक्का ने, 2 भाइयों ने। उनके भी डायनेस्टी में अच्छे रूलर्स थे, संगम बहुत देर तक चला, लेकिन सबसे महानतम रूलर अगर कोई भी इस एम्पायर का था तो वो कोई और नहीं बल्कि कृष्णदेव राय हैं। अब देखिए,
इन्होंने हराया गजपति के जो रूलर थे प्रताप रुद्र, जो उड़ीसा से थे, और उनकी पुत्री से इन्होंने शादी भी किया। इसके अलावा इन्होंने सुल्तान आदिल शाह, जो बीजापुर का सुल्तान था, उसको 1520 में हराया और रायचूर दोआब पे कंट्रोल किया। अब देखिए दोस्तों, यहां भी बहमनी के साथ लड़ाई चल ही रही है, खत्म नहीं हुई है, और इसको हम लोग आगे देखेंगे किस प्रकार बहमनी इनके किंगडम को खत्म करती है। इसके बाद दोस्तों याद रखना है, इस वक्त आपने मॉडर्न में देखा होगा, इस वक्त जो गोवा का कमांडर है पोर्तुगीज, वो है अल्बर्बेक्यू, और ये बंदा जो है डिप्लोमेटिक कम ट्रेड मिशन भेजता है विजयनगर, यहाँ पे अपना एक एम्बेसडर भी रखता है कुछ सालों तक के लिए, और इससे बहुत कंसेशन लेता है। यहाँ पे इस तरह से समझिए कि इस वक्त बीजापुर को इन्होंने भी हराया, और गोवा भी पोर्तुगीज वालों लोगों ने बीजापुर से ही छीना था। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो बीजापुर दुश्मन है किसका किसका, गोवा का भी विजयनगर का भी, इसलिए गोवा और विजयनगर मतलब पोर्तुगीज और विजयनगर के किंगडम्स के बीच में यहां पे दोस्ती हो गई, और ये आप देख सकते हैं डिप्लोमेटिक कम ट्रेड मिशन इनके बीच में चालू है। दोस्तों ये स्लाइड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णदेवराय बेहतरीन स्कॉलर है, बहुत बड़े पैटर्न है आर्ट और लिटरेचर के, संस्कृत और तेलुगु दोनों का प्रमोशन करते हैं। दो उनकी मदर टंग तुलु थी, तुलु भाषा आज के डेट में मैंगलोर एंड उसके एडजॉइनिंग एरियाज में बोली जाती है, तो तुलु मदर भाषा होने के बावजूद ये संस्कृत और तेलुगु को प्रमोट कर रहे हैं। इनका एक और नाम क्या है, आंध्र भोज, इसको एकदम बिल्कुल याद रख लीजिए। इसके अलावा दोस्तों इनके कोर्ट को 8 लीडिंग पोएट्स हुआ करते थे उस वक्त, और इन 8 पोएट्स को अष्ट दिग्गज कहा जाता था। अष्ट मतलब 8, दिग्गज, तो ये अष्ट दिग्गज जो हैं, और इनको किस तरह से सिंप्लीफाई किया गया है, 8 एलिफेंट, 8 डायरेक्शन, 8 जो कार्डिनल डायरेक्शंस, कार्डिनल पॉइंट्स देखिए दोस्तों, आपने एलआर में पढ़ रखा होगा, ये आपका नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ये 4 मेजर डायरेक्शंस होते हैं, और इसी को जब हम लोग हाफ हाफ भी कर देते हैं तो नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और ये नॉर्थ ईस्ट, तो ये 8 जो हो गए, ये 8 कार्डिनल डायरेक्शंस हो जाते हैं। तो इस 8 कार्डिनल पॉइंट्स पे 8 एलिफेंट्स को रखा जाता था इन अष्ट दिग्गज को डिनोट करने के लिए। इनमें अलसनी पेदना जो पोएट थे, ये सबसे ग्रेटेस्ट माने जाते हैं, और इनको टाइटल मिला आंध्र कविता पितामह का, दैट इज फादर ऑफ तेलुगु पोएट्री, ये इनको ही दर्जा दिया गया। दोस्तों इसका नाम आपने सुना होगा तेनाली रामन, ये अपने विट और अपनी चतुराई, इंटेलिजेंस के लिए जाने जाते थे, ये भी इनके ही कोर्ट में थे। इसके अलावा कृष्णदेव राय तमिल पोएट हरिदास को भी पैट्रोनाइज किया करते थे, मतलब बढ़ावा दिया करते थे, उनको मदद किया करते थे, उनसे बेहतर काम की उम्मीद किया करते थे, और ये लोग बेहतर काम करते थे। इसके अलावा इन्होंने कई सारे साउथ इंडिया के टेम्पल्स को रिपेयर किया, और कई सारे लार्ज नंबर ऑफ रायपुरम्स को भी बिल्ड किया था इस दौरान। यहीं पर इन्होंने विट्ठल स्वामी और हजार रामस्वामी टेम्पल दोनों ही विजयनगर में कंस्ट्रक्ट किए, इसको याद रखिए। किसने कंस्ट्रक्ट किया विट्ठल स्वामी टेम्पल, अगर ये आ जाए तो आंसर आपको कृष्णदेव राय देना होगा, और ये हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने विठोबा कल्ट को भी यहाँ पे प्रमोट किया विजयनगर में। विठोबा कल्ट हो गया विट्ठल, विट्ठल मतलब विष्णु का एक फॉर्म, तो इन्होंने इसको भी प्रमोट किया। इसके अलावा इन्होंने तिरुपति के मंदिरों में बहुत चढ़ावा दिया, डोनेशन, बहुत न्यूमरस ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग देखिए डायमंड स्टडेड क्राउन्स, गोल्डन स्वॉर्ड्स, और इन्होंने अपने स्टैच्यूज, अपनी दोनों वाइफ का भी स्टैच्यू इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स में बनवाया था। इसके अलावा एक नया सिटी नगलापुरम भी इन्होंने उस दौर में कंस्ट्रक्ट कराया। और लास्ट में याद रखिए दोस्तों, इस दौरान पोर्तुगीज ट्रैवलर्स लाइक डोमिंगो पेस, बारबोसा, इटालियन ट्रैवलर लाइक वर्थेमा, दीज पीपल हैड विजिटेड हिज कोर्ट, ये सारे लोग इसके कोर्ट में उस दौरान विजिट किया करते थे, तो ये आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, एक बैटल एकदम याद रखिए, ये है बैटल ऑफ तालिकोटा। इस बैटल में क्या है कि कृष्णदेव राय के बाद जो उनके सक्सेसर्स थे वो बड़े वीक थे, कमजोर थे, और उनका नाम जैसे अच्युत राय, वेंकट, नाम भूल भी जाइएगा चलेगा, लेकिन लास्ट जो सक्सेसर था इनका वो था सदाशिव राय, जो कि 1543 से 1569 मतलब 26 साल रूल कर रहा है, लास्ट रूलर है इस डायनेस्टी का। लेकिन ये पपेट है, पपेट किसके हाथों में है, एक ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम था राम राय।
जो अच्छा आदमी तो था, एबल, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिवली ही वॉज अ गुड पर्सन, बट एरोगेंट आदमी था। और इसके एरोगेंस ने इस डायनेस्टी को गिरा दिया। कैसे एरोगेंस किया कि ये हमेशा अटैक किया करता था बहमनीज के ऊपर, और एक एक करके इसने क्या किया कि जब भी अटैक करता था वहां बहुत लूटपाट मचाता था। जो इतने सारे लूटपाट के कारण क्या हुआ कि ऑल दीज जितने भी बहमनी किंगडम्स थे ये सारे एक एक करके यूनाइटेड होने लगे, और टुगेदर ऑल ऑफ देम केम एंड दे फॉट द तलिकोटा बैटल। तलिकोटा में राम राय जो ये है ये एक साइड और बाकी बहमनी किंगडम्स एक साइड। तो यही देख लीजिए इस बंदे ने क्या दिखाया, रिलीजियस फैनेटिज्म और वैंडलिज्म। रिलीजियस फैनेटिज्म हो गया कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम था रिलीजियस आइडियाज को लेकर, और वैंडलिज्म बहुत ज्यादा उत्पात मचाया करता था जब भी ये मिलिट्री एक्सपेडिशंस ले जाता था अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, गोलकंडा। और इस कारण ये चारों किंगडम अब मिलकर लड़ने का सोच रहे हैं, जॉइंट अटैक करते हैं, और इस बैटल को बैटल ऑफ तालिकोटा या रक्ष थंगडी भी कहते हैं। इसमें विजयनगर को लीड तो राम राय करता है लेकिन वो हार जाता है। इसको यहां पे एक चीज याद रखना है दोस्तों, क्योंकि हमने 4 नाम लिया, अहमदनगर, बीजापुर, बिदर, गोलकंडा, मतलब बेरार शामिल नहीं हुआ है। बेरार इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, और यही चीज आपको याद रखना है कि बैटल ऑफ तालिकोटा किसके किसके बीच हुआ और कौन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब इस डायनेस्टी का लास्ट जो डायनेस्टी है वो है अराविदु डायनेस्टी, जो 67 से 1672 मतलब 105 सालों तक ये डायनेस्टी चलेगी। देखिए दोस्तों, अराविडू डायनेस्टी विजयनगर इंपायर का अभी जस्ट हमने बैटल देखा, इसने विजयनगर इंपायर को खत्म पूरी तरह से नहीं किया, क्योंकि अब अगले 105 साल तक ये किंगडम एक नए डायनेस्टी अराविडू के नाम पे चालू रहेगा। राम राय जो पिछला बैटल लड़ रहे थे उन्हीं का ब्रदर मतलब सौतेला भाई थिरुमला, उसने इस डायनेस्टी का फाउंडर था, और वो कहां से रूल कर रहा है इसको याद रखिएगा, पेनुगोंडा से, और उसने खुद को राजा घोषित कर दिया विजयनगर का। आगे चल के श्रीरंगा, वेंकटू, ये सब इस डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर्स होते हैं, और चंदागिरी वाज द कैपिटल ऑफ दिस अराविडू डायनेस्टी। ये एक फैक्ट याद रखिए, पेनुगोंडा याद रखिए। 2 फैक्ट इस स्लाइड से आपको याद रखने हैं। तो इस तरीके से हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री सारे इन चारों किंगडम्स की देख ली। अब इस विजयनगर इंपायर का कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देख लेते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन। किंग सबसे ऊपर है, उसके हाथ में एब्सोल्यूट अथॉरिटी है हर तरीके से, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, लेजिस्लेटिव, वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, मतलब कहे तो सेंट्रलाइज्ड फॉर्म है। सब कुछ किसके पास है, किंग के पास है, और वही सब चीज मैनेज करेगा। इसके बाद देखिए वो सिविल लिबर्टी का केयर करता है, पीपल जो अपने लोग हैं उनके सिविल लिबर्टी का ध्यान रखता है। किंग को असिस्ट कौन करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो उनको पर डे का एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करने वाले हैं। इसके अलावा इंपायर को डिवाइड किया गया है हायरार्की में, तो मतलब मान लीजिए सबसे पहले प्रोविंसेस है जिसको हमने अभी यहां लिखा मंडलम, उसके नीचे है नाडूज, नाडू क्या हो गया, ये हो गया डिस्ट्रिक्ट, उसके नीचे हो गया स्थल, स्थल क्या हो गया परगनाज, और लास्ट में हो गया ग्राम्स, ग्राम क्या हो गया विलेज। दोस्तों यहां पे एक प्रणाली इन्होंने डेवलप की जिसको अयंगर प्रणाली कहते हैं, अयंगर सिस्टम। इस अयंगर सिस्टम में ये जो ग्राम हुआ करते थे, जो विलेजेस हुआ करते थे, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट हुआ करते थे, हर तरीके से सेल्फ सफिशिएंट हुआ करते थे। तो इस अयंगर प्रणाली को आपको याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, प्रोविंस का जो गवर्नर है उसको क्या कहेंगे, नायक या मंडलेश्वरा। उसके बाद यहां पे एक चीज याद रखिए कि लैंड रेवेन्यू ही मेजर सोर्स है, और 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस यूजुअली रेवेन्यू के तौर पर ले लिया जाता था। विलेज पंचायत ऑटोनोमस है मेजर एक्सटेंट तक, लेकिन फिर भी सारे पावर सेंट्रलाइज, जो कि हमने शुरू में ही बात की कि एब्सोल्यूट अथॉरिटी किंग है। जहां तक मिलिट्री की बात है तो वो भी परमानेंट थी, और डिपार्टमेंट है कन्नडाचारा जिसको हेड करता है दंड नायका। इसके अलावा पॉलीगार्स जो कि टॉप ग्रेड ऑफिसर्स होते थे आर्मी के, उनको लैंड मिलता था उनके सर्विस के बदले, और इस लैंड को कहा जाता था अमारम। इसको याद रखिए, इस लैंड जो इन लोगों को मिल रहा है उसको क्या कहते थे, अमारम। अभी जस्ट हमने बात किया एग्रीकल्चर मेन सोर्स है, 1/6 कलेक्शन हो रहा है। मैरिज टैक्स भी लगता है, बोथ मेन एज वेल एज वुमेन, लड़के और लड़की दोनों जिनकी भी शादी हो रही है दोनों को ही मैरिज टैक्स पे करना है दोस्तों। और इस टैक्स में याद रखिए
कि विडोज पे टैक्स नहीं लगाया जाता था। अगर विडो की शादी हो रही है तो टैक्स नहीं लगता था। अब देखिए दोस्तों, यहां पे एक टर्म है उम्बली। उम्बली क्या होता है कि गांव में, जैसे ग्राम में, विलेज में अगर कोई कोई स्पेशल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसको ये उम्बली लैंड के तौर पे दी जाती थी, और इस लैंड पे कोई कर नहीं लगता था, कोई टैक्स नहीं लगता था। तो उम्बली वो जमीन थी जो कि कर मुक्त थी, टैक्स फ्री हुआ करती थी। इसके अलावा दोस्तों याद रखिए, डायमंड माइंस कर्नूल और अनंतपुर में इस वक्त लोकेट किए गए, और इन लोग बहुत सारे आइटम्स इंपोर्ट किया करते थे, जिसमें हॉर्सेस जो कि अरेबिया से आते थे, ये स्पेशली आपके पुर्तगीज लाया करते थे। पर्ल्स आता था, कॉपर आता था, कोरल आता था, मरकरी आता था, चाइना सिल्क आता था, और वेलवेट के क्लोथ्स, ये सारे आइटम्स ये लोग इंपोर्ट किया करते थे। शिप बिल्डिंग भी वेरी वेरी वेल डेवलप्ड था उस जमाने में। जो शुरुआत में मैंने कहा अयंगर सिस्टम, यहां पे लिखा हुआ है, याद रखिए अयंगर सिस्टम आपसे पूछ सकता है। लास्ट में एक आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे एक और स्लाइड देख लीजिए, विजयनगर आर्ट की। तो ये तमाम बातें थी दोस्तों विजयनगर एम्पायर से। इसको पढ़ लीजिए, कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको एग्जाम में आ सकता है, याद रखना है। ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें अगर देखा जाए तो कृष्णदेव राय वाला पीरियड है, संगम डायनेस्टी का है, और थोड़ा जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले हिस्से जो हमने किए लास्ट में, इसको याद रखिए। एक या दो सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम में इस टॉपिक से। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस क्लास। थैंक यू, गुड बाय।